सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ आप लोग बहुत अच्छे अपना टाइम निकाल के आते हैं और हर बार आप लोग इतने अच्छी संख्या में आते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोग पंजाब से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और कई दूर दूर से लोग हैं। तो आप लोग जो चीज समझना चाह रहे हैं कि एमएसएमई के अंदर क्या लोन स्कीम्स क्या होते हैं और उद्यमिता के हेल्पलाइन जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं एक साथ। और ये एक हमारे देश के लिए भी बहुत बढ़िया है कि अगर हमारी जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोस्क्राइब करी हुई हैं और उसका किस तरीके से हम लोग मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, इसी बेसिस पे ये आज हमारा जो है पर्पस ऑफ लोन स्कीम जो वेबिनार है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। सो अगर आप इसका टाइटल पकड़ रहे हैं तो लोन स्कीम फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। सो ये सबसे कंसर्न एरिया है बिकॉज हम सब चाहते हैं, आज की डेट में हमने सब देखे हुए हैं कि कैसे स्टार्टअप्स को करना एक बार बहुत आसान है, चीजें थॉट प्रोसेस को लाइन अप करना आसान है, लेकिन जो उसका मेजर जो चंक है, जो फाइनेंशियल लेग है, वही हमारी जो है हमेशा मिसिंग रहती है बिकॉज हमारे जो आइडियाज हैं उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल क्रिएशन जो हमें चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं हो पाती है। सो आज मेरी जो ये वेबिनार रहेगी ये मोर ओवर मेरे प्रैक्टिकल जो हमारा थॉट प्रोसेस है जिसमें हम लोग फंक्शनिंग करते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे है। सो ये आपको मैं बहुत ज्यादा इसमें जो रहेगा थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आपको जो मतलब आप जो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे रखनी है जिससे कि हम आपको फायदा ले सकें लोन का। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक आओ यहाँ पे वही जो चीज गूगल पे आम लोगों के लिए रखी हुई है उससे आपको कुछ हटके मिले। क्वालिफाई कर पाए हम लोन को किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं और उसके लिए कोई स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको फाइनेंस, खास तौर पे जो आपको अगर आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया। इसकी एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसको आपने फॉलो करना है तभी आप ये सारी स्कीम फॉलो कर सकते हो। अगर आपने उसको नहीं किया तो मैं कुछ लोगों से अगर जो सीरियसली इसको देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप एक अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल अगर है तो 2 मिनट में अरेंज कर लें और चीजों को लिखें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसके वेबिनार के अंदर कंटेंट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं, लेकिन उसको जब हम बैंक में अप्रोच करते हैं तो वो हम नहीं करते हैं। सो वो सारी चीजें हैं आपको मैं आज जो चीजें दे रहा हूँ ये रेगुलर सारी चीजें, लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसमें आप करके श्योर शॉट आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फंडिंग सारी स्कीम्स को आपको मिलेंगी और आप अपने आप को कहाँ फॉल कर रहे हो उसमें आप क्वेश्चनिंग रखा। हम लास्ट में बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन जो है साथ साथ लिखते जाओ। एक एक चीज को मैं एड्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। एक फर्स्ट पार्ट में आप बस ये हमारा छोटा सा वेबिनार जो है यहाँ का आज का कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम जाके दोबारा लास्ट में हम आपका क्वेश्चन सेशन जो बना अपने अपने जो भी रेज करोगे आपके हम लोग उसको रिडर्सल करेंगे। सो जस्ट बिगिन टू दैट। सो इसके नीचे अगर आते हैं तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन इसके अंदर 3 आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये इसको चैनलाइज किया हुआ है, शिशु, किशोर और तरुण करके। सो मुद्रा लोन ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो जो लेडीज हैं उनके नाम पे बहुत जल्दी जो लोन है मुद्रा लोन ज्यादातर आपके क्वालिफाई करते हैं। और आप मान के चलो कि हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी शिशु वाली ही हमें मिलती हैं। किशोर और तरुण एक क्वालिफिकेशन राउंड के बाद हमें किशोर और तरुण मिलते हैं। ये नाम रखे हुए हैं, आप इसमें लोन अमाउंट का कैपिंग देख सकते हैं। जो कवरिंग लोन अमाउंट है वो 50,000 है शिशु का। अब कोई भी गृहिणी जो अपना बुटीक खोलना चाह रही हैं या अपना कोई ऐसा काम करने जा रही हैं जो गृहिणी कर सकती हैं, मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे आदमी जाते हैं लेने के लिए, लेकिन वो अप्लाई करते हैं लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग वहां पे 2-3 प्रोफाइल्स को एक तरीके से गवर्नमेंट ने ज्यादा सब्सिडाइज किया हुआ है और ज्यादा तरीके से उसको प्रेशर रहता है कि आप ये वाला फंड एलोकेट करो। तो जहाँ पे अगर हस्बैंड भी कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उसमें अपनी वाइफ को, स्पाउस को या अपनी मदर को आप लोन पे रखो और उनको फर्स्ट नेम उनका रखो, प्रेफरेंस उनको दो और उनको बिजनेस एक्टिविटी भी समझाना है। सिर्फ इसके अंदर वो लोन पे अगर आपके प्रपोजल पे हैं और उनको बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उनको बिजनेस आइडिया भी होना चाहिए, कौन कैसा क्या करना काम कर रहा है। बिकॉज जो बैंकर है वो पीडी करता है, पर्सनल डिस्कशन करता है और उस टाइम पे वो जिसको लोन दे रहा है उसी के ही पूरे मतलब फ्रंट से उनके एंड पे ही समझना चाहता है कि उनको कितना पता है, हाउ दे आर कॉन्फिडेंस, वो कितना कॉन्फिडेंस अपना शेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ये लोन होता है। तो जो शिशु है आप समझो 50,000 में, अभी आप कहोगे कौन सा बिजनेस होता है क्या है,
बट एक स्टार्टअप एक चीज स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए, क्वालिफिकेशन करने के लिए आपका काम चलता है 5 से 10 लाख के अंदर ही। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि भैया तरुण नहीं मिलेगा तो ये दोनों लेवल बेकार है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले शिशु मिल रहा है तो आप शिशु आप करो, उससे थोड़ा सा बिजनेस को अपने को ग्रूम करो, और देन कन्वर्ट इनटू, आप उसके बाद दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा बोलो कि सर वो जो लोन दिया था हमने उसको बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, बट हम लोग उसको मेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपका पैसा वो टाइमली रिवर्ट कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरा मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी आपने मेरे को बहुत अच्छा किया, आपकी गुड विशेष आपके मेरे साथ थी, जो उस वजह से बिजनेस स्टार्ट हो गया और आपने सपोर्ट किया, लेकिन मुझे अब किशोर का लोन चाहिए, और जब किशोर क्वालिफाई कर लो तो तरुण मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की में बता रहा हूँ, आपके पास में जो अच्छा अकाउंट है, जहाँ पे आपका अकाउंट मेंटेन रहता है सरकारी बैंक से, अगर मैं बोलूँ, बिकॉज ये जितनी भी योजनाएं होती हैं सारी सरकारी बैंक से ही मिलती हैं, आप अपना अकाउंट सरकारी बैंक में खोलो, और जिस सरकारी बैंक का आपका पास से पास जहाँ पे आपका वर्किंग है, जो आपका ऑफिस एरिया है जहाँ पे आपकी वर्किंग करते हो, घर के पास का नहीं, जो ऑफिस आपका जहाँ पे है, जहाँ से आप ऑपरेट करोगे वहाँ का, उसको आप एनरोल करो, अपने वहीं की ब्रांच के अंदर ही आपने खोलना है, और जब अकाउंट खोलते हो तो ब्रांच से जो भी हैं उनसे मिलते रहो, 2-3 बार अपना फेस दिखाओ, जो भी पैसे दिलने आओ उनको करो, और उनसे एक आइडिया लो आपकी मार्केट में क्या चल रहा है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम आप डिवोट करो, पहले ही जाते पिच करके फाइल मत देना, आप अपनी थोड़ी सी, आपको 3-4-6 महीने का एक सूदिंग पीरियड दो, उनसे बोलो कि सर हम लोन कर रहे हैं ऐसा करके, और जब भी आप जाते हो लोन बैंक में, जब भी एंटर करते हो, आप अपने क्लोथ्स, अपना जो जो भी एक अंदर एंट्री करने का जो जिस तरीके से रहता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें अपने आप, उनको लगना चाहिए कि कोई सीरियस जिसका अकाउंट हम खोल रहे हैं, ही इज लुकिंग फॉर सम बिजनेस, और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अकाउंट्स में आप इनिशियली अपना बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स करो। तो जब बैंक में आप किसी की, बिकॉज ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बैंक की एक अप्रोच के लिए बता रहा हूँ, हम सीधा ही जाते सीधा ब्रांच हेड को पहले दिन ही ढूंढेंगे और उसको बोलेंगे सर मेरी फाइल कर दो और मैंने आपके अकाउंट खुलाया तो लोन नहीं होगा। आप उसके लिए 3-4-6 महीने का आपको गैप देना पड़ेगा, आप उनके साथ जाके डिस्कस करिए आप, लेकिन उनसे कभी भी अपना लोन प्रपोजल एकदम से मत दीजिए, 2-3 मीटिंग के बाद आप उनसे फिर एड ऑन करिए कि सर मेरे को अब आपसे हेल्प चाहिए और आप मुझे कैसे कैसे हेल्प दे सकते हो आप बताओ। ये सारी योजनाएं हैं, बट वो भी चाहते हैं कि हम उसको लोन दें जहां से मेरा लोन की वापसी हो और एथिकली बिजनेस में यूज हो। तो इसके 3 ही हैं, और ये एक तरह की लेयरिंग है, एक तरह की सीढ़ी है जो आपको अचीव करनी है स्टेप बाय स्टेप। शिशु है, किशोर और तरुण है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट आता है कि स्टैंड अप इंडिया। अब स्टैंड अप इंडिया जो है ये थोड़ा सा जिनका मैन्युफैक्चरिंग से है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सो ये बिजनेस में अगर मैं बात करूं स्टैंड अप इंडिया के अंदर 3 ही लोगों को पहले आप क्लासिफाई कर लेना, इसमें एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्राइजेस, ये 3 के अंदर ही दे रहे हैं, इसके अलावा नहीं दे रहे हैं। और मैं कहूंगा आपका कि अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी मतलब परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन दिस लोन बहुत हाई है, 80-90% मैं आपको बोलूंगा कि आपके चांसेस हैं कि आप ले सकते हो अगर आप एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्राइजेस से आते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में या सप्लायर में हो, सर्विसेज में हो, तो थोड़ा सा आपका इशू है, आपका सक्सेस उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब उसका पीछे क्या रीजन होता है, बैंकर की थॉट प्रोसेस क्या रहती है सॉरी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो पर्सन है वो अपना कैपेक्स लगाता है, कैपेक्स हम उसको बोलते हैं मशीनरी, लेबर, फर्नीचर, फिक्सचर लगाता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सारा सब कुछ रखता है, और उसको एक दिखाई, उसको मेरे को जो बिजनेस है वो रात उसका बिजनेस के अंदर जो फंड उसने लगाया वो दिखाई देता है मेरे को, अपफ्रंट उसका पता लगता है कि उसने फंड कितना एलोकेट किया होगा, उससे मेरे को बिजनेस में उसके कॉन्फिडेंस आता है। और अगर वो मतलब जब तक ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है कि मेरे को एज ए बैंकर, एज ए लैंडर, मेरे को जो सामने वाला है उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके बेसिस पे ही मैं फंडिंग लगाता हूँ। सो अगर आप ये वाला जो लोन, जो कि मैंने अभी जो मुद्रा लोन दिखाया है, जहां तक कि वो 10 लाख तक की सारी चीजें कर रहा था, यहाँ पे आपका 1 CR तक जा रहा है, तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग में हो। अब मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बताता हूँ इसके अंदर, लेट सपोज टू भी एक आपका बिजनेस चल रहा है, एंड आपका बिजनेस अभी जो है उसके पहले कोई और बिजनेस आप करना चाह रहे हो, आपने अपना बिजनेस जो था ठीक ठाक चला लिया है, लेकिन अब आपको चाहते हो कि मेरे को एक और बिजनेस का कुछ आइडिया आ रहा है, मैं काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास फंड भी लगाने को, लेकिन मेरे को फाइनेंस चाहिए, तो उसमें आप अपने वाइफ के नाम से, और कोशिश करिए आप अपनी जो फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, मोर देन 51% शेयर होल्डिंग जो है आप अपनी वुमेन को दें, वाइफ को दें या मदर को दें,
और 49% अपने पास रखें, जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो शेयर होल्डिंग है उनके पास रहे। या पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो तो पार्टनरशिप को आप रजिस्टर्ड कराएं, या कोशिश करें दोनों ही ना बना के एलएलपी बनाएं। आजकल एलएलपी का बहुत अच्छा आ रहा है, कम कॉस्टिंग में आपका अच्छा बिजनेस निकलता है। लास्ट सेशन में मैंने एलएलपी का आपको बताया था। एलएलपी ये नया पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड की एक ब्रिजिंग है, जिसमें आपके जो प्राइवेट लिमिटेड के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, साथ साथ आपको जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो सारे पार्टनरशिप फर्म जैसे ही रहते हैं, तो आपका एक्सपेंसेस बियर नहीं हो रहा और बेनिफिट सारे आपको प्राइवेट लिमिटेड जैसे मिल रहे हैं। तो जहां पे भी आपकी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड होती है तो सीरियसनेस ऑफ जो आपका आप एज ए अप्रोच करते हो वो बैंक को दिखा नजर आती है। प्रोपर्टीशिप फर्म बनाना और उसको बंद करना बहुत आसान होता है, तो सामने वाले का ना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। तो आप अगर स्टैंड अप इंडिया में जा रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा, ये देखिए अभी आपने मुद्रा लोन स्टैंड अप लोन बहुत बार सुना है, मैं अब आपको वही चीजें बताना चाह रहा हूँ जहां से हम क्वालिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुद्रा लोन के लिए एकदम से नहीं जाना, सेम स्टैंड अप लोन के लिए भी आपने ये अप्रोच रखनी है कि एकदम से बैंक को नहीं जाना। उसके पास आप ये जो भी स्कीम्स है, मैं जो अभी आपको और आगे भी बताने जा रहा हूँ, ज्यादातर आप 99% लगाइए कि नेशनलाइज बैंक वाला ही आपको क्वालिफाई करके देगा। प्राइवेट बैंक इसमें इन सब चीजों में आपको बोलता रहेगा, लेकिन चांसेस ऑफ बहुत कम रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एफिलिएटेड जो प्राइवेट वाले हैं वो उनको आपसे रिवेन्यू कमाने का एक पर्पज रहता है, तो वो एक अपनी क्रॉस सेलिंग देख रहा होता है। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी एक प्रेशर रहता है, एक पोजीशन रहती है, जिससे करें आप ब्रांच हेड से वहां से धीरे आप नीचे लेवल पे मत मिले, आपका काम ब्रांच हेड ही कर सकता है, वो रिकमेंड अथॉरिटी है। आप नीचे जाएंगे, नीचे वालों को अगर बात करके आ रहे हो तो आपका काम चांसेस होने के बहुत कम है। आप सीधा ब्रांच हेड से मिलें और उनसे मिलें, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना ले, बस हाई हेलो करके अपना फेस का रिकमेंडेशन एक तरीके से उनको कराते रहे कि हाँ कोई कस्टमर है जो मेरी ब्रांच में आता है। और ये स्टैंड अप इंडिया मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा बिक रहा है, एक तरीके से इसकी मुद्रा लोन से ज्यादा अच्छा अप्रूवल है, ये ज्यादा अच्छा मार्केट में अभी डिप्लॉय हो रहा है। एसबीआई इसको बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो आप एसबीआई का अगर आपका जो भी अगर अकाउंट्स हैं इस तरह के, तो एसबीआई में आप अगर आपके आसपास की कोई ब्रांच है, आप एसबीआई से करो, आपको लग रहा है नहीं यार ये तो ब्रांच ठीक नहीं है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये 2-3 बैंकों को ट्राई करें। ये भी ठीक नहीं है तो फिर आप उसके बाद जो नीचे के और बैंक हैं उसके अंदर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपके हैं, और 2-3 और बैंक हैं इस तरह के जो उसके नीचे आते हैं, आईओबी हो गया, और भी 1-2 बैंक्स हैं, वहां पे आप अपना कर सकते हैं। बट जो अच्छा सबसे अच्छा स्कीम्स को जो क्वालिफाई करते हैं और जो देने में इंटरेस्टेड भी होते हैं वो एसबीआई ही है। पीएनबी भी है, लेकिन अभी पीएनबी को ड्यू टू गवर्नमेंट का कुछ उसके रहती हैं तो वो नहीं उतना पार्टिसिपेट कर रहा है। बट आप कोशिश करो एसबीआई में ही आपका अपना काम करो। थर्ड स्लाइड्स में जाते हैं हम। थर्ड स्लाइड सर ये बोलो ना कि जितने भी क्वेश्चन है वो एंड में एसेस करेंगे। वो कर लिया। अभी लोन स्कीम्स फॉर एक्सटिंग एंटरप्राइजेस, अभी आप ऑलरेडी चल रहे हो, अब क्या करना है, तो कोलेटरल फ्री लोन क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम क्या है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस ये जो अभी डेवलपमेंट है, एनडीएफसी और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये हैं जब आप ऑलरेडी। अच्छा, स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी मैम, सॉरी सर, गोपीनाथ जी ने कहा see these schemes will be, I speak in Hindi, English and both, try to manage that, reason being there are some people who didn't understand English a little bit, so I can cope up with in both terms, but didn't, definitely it will be sharing sir. So collateral free loans stand for mudra loan, and though this is the earlier loan is a mudra loan, सॉरी and टू though as well इंटरप्ट यू। as the standard। सर आप इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी आप कर सकते हैं बोथ। हाँ जी, थैंक्स। अभी कोलेटरल फ्री लोन जितने भी हैं हमारे पास, वो आप अगर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो उसमें 2-3 क्वालिफाई करते हैं, जो मैंने अभी आपको दोनों पहले के बताए वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और रजिस्टरिंग एज एंटरप्रेन्योर्स भी जो हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी जाके लेके आ सकते हैं। तो उसमें आपको हमारी कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि नहीं ये न्यूली सेटअप्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए ही है, बट यू कैन क्वालिफाई विद बोथ टर्म्स, कि आप जाके जहाँ से आप दोनों चीज अचीव कर सकते हैं। अभी
अब इसमें जो सबसे पहले जो अगर लोन आता है, जो आप अगर वर्किंग कर रहे हो और आपको 3 साल अगर ऊपर हो गए हैं, और क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बोलूँ, अगर आपके टर्नओवर 2 सीआर से ऊपर है, तो आप 100% समझ के चलना कि आप एक लोन को क्वालिफाई कर सकते हो अप टू 2 सीआर तक का, जिसका नाम है CGTMSE। इसका है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जिनकी टर्नओवर 120 सीआर से नीचे की है और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वो अच्छा काम कर रहे हैं और कोलेट्रल अपना कोई उनके पास नहीं है, या कोलेट्रल है तो इतना नहीं है जिनको सरफेस कर पाए। सो दैट द मतलब जो कंसर्न एरियाज हैं, अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, दैट द प्रॉब्लम विच इज वी डोंट हैव एनी। इसको क्वालिफाई करने के लिए तो इन प्रिंसिपली कि आपके फाइनेंशियल में कोई भी कोलेट्रल नहीं है। अब आपको फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए एंड थोड़ा बहुत कोई कैपेक्स भी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल में CGTMSE से और आसपास इसका कोई नहीं है। दिस इज द दैट लोन जिसमें अभी प्राइवेट बैंक भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रीजन बीइंग उसके अंदर एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो इनकी किटी के अंदर आती है, ऑल्दो बैक बाय द सिडबी, और गवर्नमेंट का इसमें बहुत एक ट्रस्ट के थ्रू सारा डेवलपमेंट है। अभी ये लोन को हर बैंक एक टारगेट लेके चल रहा है एक कि इसको करना है, क्वालिफाई करना है। तो दो इसको 2 सीआर को क्वालिफाई करने के लिए आपके 2-3 चीजों का आप अपने से खुद से टेस्टिंग कर सकते हो अपने फाइनेंशियल्स के लिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, तो आप इसको शायद नोट डाउन कर सकते हो। आपका बिजनेस का जो बैलेंस शीट है, जो हेडिंग होती है, जैसे P&L बनता है, पर्सनल लोन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। नॉर्मली आपका कोई भी लोन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मिलता है, बट इन CGTMSE जो कैलकुलेशन होती है वो बैलेंस शीट के ऊपर होती है। अभी जो ये जो वर्किंग है, ये आप अपने से एक बार चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आपके फिटमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस शीट के हिसाब से जो बैलेंस शीट का टोटल है और जो आपका रिजर्व सरप्लस है और कैपिटल है, वो 25% आना चाहिए। ये आपका एक एज ए सूदिंग आप देखते हो कि आपका टोटल बैलेंस शीट का कितना कैपिटल लगा हुआ है। तो जो कि ट्रेडिंग में और सर्विसेज में इतना नहीं कैपिटल इंट्रोड्यूस हो पाता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो पाता है, इसीलिए ट्रेडिंग और सर्विसेज वाले ज्यादातर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका ये भी अगर आपका पुराना अकाउंट है तो एक बार के लिए दे सकते हैं, और किसी का होम लोन चल रहा होता है सेम कोलेटरल के ऊपर भी आपको एनहांसमेंट एंड टॉप अप मिल जाता है। The wording are using are a little bit are English, so you can accommodate that who didn't understand Hindi. So in CGTMSE, in both kind of VR services, like it's like unsecured fund, so it is purely for and who doesn't have any property, who doesn't belong any property with his name or in his family, so they can opt for a CGTMSE. सो इन फैमिली मेंबर ऑल्सो, अगर आपके मम्मी पापा के नाम पे है, पेरेंट्स के नाम पे है, तो यू कैन ऑल्सो डिस्क्वालीफाई। आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, आपके स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दे कैन आस्क यू कि सर अगर आपके नाम पे है तो सर आप प्रॉपर्टी के ऊपर ही आप लोन लीजिए। तो आप बड़ा स्टेट ऑन, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि आपके पास आपके नेम पे या आपके स्पाउस के नाम पे कोई कोलेटरल है कि नहीं है। अगर है तो आप ये वाला कोलेटरल के लिए CGTMSE के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, जो मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस शीट में आपका जो है 25% ऑफ द बैलेंस शीट होना चाहिए। सिविल स्कोर इसमें बहुत मैटर करता है। 750 से ऊपर आपका नॉर्मल सिविल स्कोर होना चाहिए, जो आप civil.com के साइट पर जाके या दूसरे कुछ और लिंक फ्री टूल्स होते हैं उन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एक CMR रेटिंग होती है जो कि आप चेक नहीं कर सकते हो, बट आपका अगर सिविल ठीक आ रहा है तो आप समझिएगा कि अगर आपको और एक्सपोजर नहीं ले रखा है तो आपका CMR रेटिंग भी ठीक आएगा, दैट टू अप टू 4 आना चाहिए। ये 3 आपके मेजर हैं। बिजनेस में इसके अंदर आपकी PD होती है, पर्सनल डिस्कशन होती है, तो वो आपको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से डील करना पड़ता है। वो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप जब भी आपके पास इंटरेक्शन होता है क्रेडिट का, तो PD के अंदर आपको उनको किस तरीके से आपको उसको करके अटेंड करना है, जिसमें बिजनेस में आपका जो एंड यूज है, पर्पज है, वो आपका डिफाइन करता हो। आपने अभी तक कैसे कैसे अचीव किया, आपके एजुकेशन से लेके आपने कैसे बिजनेस किया, कौन आपका हेल्पिंग हैंड है, क्या कोर है आपकी, आप बिजनेस से कैसा अलग ऐसा क्या कर रहे हो जो आपका कंपटीशन में आप सर्वाइवल कर सकते हो। ये 2-3 चीजें हैं जो कि कोई भी बैंकर आपसे इंटरेस्टेड होता है समझने के लिए। अभी जो आपको फंड ले रहा है, अभी तक आप जितना बिजनेस स्केल अप कर रखा है, और अगर ये फंड आपको मिल जाता है तो आपके जो आपके अजम्पशंस हैं कि आप कितना सेल्स बुक करोगे, वो कितना स्ट्रांगली आप आगे थ्रू कर पा रहे हो। ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल ना आपके पास रटी होनी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, एंड यूज क्या है, पर्पस ऑफ फंड में आगे जाके मेरी सेलेबिलिटी क्या होगा, मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, सिविल एक बार चेक कर लीजिएगा। और फाइल अपने आपको इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप जाएंगे और अपने एक फाइल के अंदर KYC, ITR, बैलेंस शीट,
जो सारी ITR के साथ हों और CA टेस्टेड हो तो सबसे बढ़िया है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और आपकी बाकी सारी GST रजिस्ट्रेशन सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप 40 लाख से ऊपर की सेल नहीं है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको लिमिट छोटी देंगे। एक थंब रूल है CGTMSE का, जितने की टर्नओवर है आपकी, आज आपने मार्च 22 तक करी है और आपको लग रहा है कि प्रोविजनल के हिसाब से मार्च 23 में मेरी इतनी बनेगी, तो आप जो है उसमें उसका 20 से 25% आप अपने टर्नओवर का, ये थंब रूल है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी डिफाइन करी जाती है। 20 से 25% तक की आपकी टर्नओवर का आप क्वालिफाई कर रहे हो एक लोन के लिए, और वही CGTMSE आपकी लिमिट होती है। तो बैंक का एक प्रपोजिशन ये रहता है कि 75% बिजनेस आपका लगा होना चाहिए और 25% आपका। अब इसके अंदर एक कैलकुलेशन बाद में आपको वो करके देंगे, ये थंब रूल है। और इंटीग्रिटी में मैं बताऊं तो आपका साइकिल कितना बड़ा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हो तो आपका जो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, या आपने उसके जो है उस पे डेटर या क्रेडिटर पे रेस करके आप ले रहे हो, कितने दिन का उनका उधारी लेके कर रहे हो। तो एक तो ये वाले पे आपने मान लो कि मेरे को अभी सस्ता पैसा चाहिए, सस्ता सामान चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, तो मैंने कैश में लिया। उसके बाद मैंने उसको पैसे को अपने पास लेके आया, लेबर लगाई, उस पर काम करवाया और उसके बाद उसकी पैकेजिंग करवाई और फिनिश गुड करके आगे दे दिया। उसके बाद मेरी कितनी उधारी खड़ी है। तो ये पूरी जो साइकिल है इसको क्रेडिट साइकिल बोला जाता है। इसकी क्रेडिट साइकिल के अंदर ही आपका कितने दिन का उधारी था, और जब से आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया टिल देन जब तक आपकी रिसीविंग आई है, उसके बीच का गैप को वर्किंग कैपिटल गैप बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे आपको कोई भी लिमिट असाइन होती है। तो मैंने आपको दो चीजें बता रहा हूँ, एक तो आपका थंब रूल ये है कि जो आपकी जो प्रोविजनल होगी उसके हिसाब से आपकी मार्च 21 में, आप मार्च 23 में आपकी जितनी सेल बुक करने का सोच रहे हो, और मार्च 22 में मार्च 22 में जितनी थी आपकी, अप्रैल 22 से लेके आपकी जितनी थी, उन दोनों का कंपैरिजन में 30% से ऊपर का जंप नहीं आना चाहिए। अगर 30% से ऊपर का जंप आता है तो थोड़ा सा फिशी लगता है उनको। अगर है तो आपका रीजनिंग और ठीक होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर बहुत कोविड से थोड़ा सा था, प्रॉब्लम थी, और कोविड से भी ठीक हो रहा है, तो दैट टू अंडरस्टैंड। और फिर वो 3-4 साल का अगर बिजनेस है तो हो सकता है आपसे पुरानी सारी चीजें मांगे। तो इसमें हमारी प्रोविजनल और प्रोजेक्शन दोनों लगती हैं। आपका थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होंगे, लेकिन आप पहले एक बार इन प्रिंसिपली आप ऐसे ही जाइए और उनसे डिस्कशन करिए, उनसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगिए कि सर आप बताइए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैं आपको फाइल अरेंज करके देता हूँ। और वन शॉट में देना है, कच्चे पक्के कभी भी डॉक्यूमेंट लेके मत जाइए, आपका काम नहीं होगा। तो इसके अंदर चीजें बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से हो रहे हैं। मैंने काफी, हम लोगों ने बाय द उद्यम हेल्प हम लोगों ने काफी कस्टमर्स को अभी तक हम लोग दिलवा चुके हैं। और MSME स्कीम्स को मैं अगर मैं बोलूं कि अभी तक आज तक जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट, मतलब मुद्रा लोन भी है, लेकिन मैं बोलूंगा वो टिकट साइज उतना अच्छा नहीं होता जितना CGTMSE का होता है। और बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे सारे मिलके ये जो भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, इसको अवेल किया हुआ है। होप मोस्ट प्रोबेबली इस साल की कुछ इसकी और खबर आ रही है बढ़ने की, तो आप लोग को पता लग जाएगा। अब साथ में मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक अभी जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जनरेशन स्कीम्स, जो अभी हमने 2 दिन पहले भी देखा कि 75,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको ये स्कीम के थ्रू जो है सबको अवेल किए हैं, सबको सर्टिफिकेशन दिए हैं। तो ये स्कीम्स आती रहती हैं। अब इसके अंदर कई सारी चीज होती हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो क्रिएशन एंड एक्सपेंशन होती हैं चीजों की, कि किस तरीके से आपका अब इसमें प्रोजेक्ट जो आपके, अगर मैं बात करूं तो ग्रांट की कौन कौन सी हैं, अलग अलग इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। कभी किसी, जैसे इस साल इथेनॉल के ऊपर काफी है, तो इथेनॉल की स्कीम्स आती रहती हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो सोलर के ऊपर बहुत था, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत था। तो हर बार गवर्नमेंट की चीज स्कीम्स आती हैं, जो इंडस्ट्री उनको लगता है कि इस स्कीम्स के अंदर हमें इनको एनहांस करना है, इनको हमने डेवलपमेंट करना है, तो चेंजेस आती रहती हैं। अब कास्ट एंड फाइनेंस डेवलपमेंट के अंदर NFC DC के अंदर जो भी चीजें स्कीम्स आ रही हैं, ये स्कीम्स में कहने को देखिए बहुत सारी स्कीम्स और भी हैं, ये जो आप स्कीम सारी अवेलेबिलिटी कर रहे हैं, बट ये स्कीम्स की प्रैक्टिकलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। उनका रीच आउट, उनका प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो बैंक्स भी अवेयर नहीं है कि स्कीम्स को हमने आगे एनरोल करके देना कैसे है। तो ये सारी स्कीम्स में जितनी भी अभी तक स्कीम्स हैं, मुद्रा वाली, स्टैंड अप वाली, और ये जो MSME में आपको मैंने बोला CGTMSE, ये स्कीम्स तो बहुत ही जेनरिक सिटीज के अंदर और रूरल में भी मैं बोलूंगा कि दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी स्कीम्स हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ये स्कीम्स
वेरी करती हैं। आपका जब गवर्नमेंट एक स्कीम को लेके आती है कि मेरे को अब इस इंडस्ट्रीज को स्कोप देना है, इस इंडस्ट्री के अंदर ही मेरे को आगे इसको एनलार्ज करना है, तो स्कीम्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इन स्कीम्स के ऊपर उतना वर्किंग नहीं हो रही है। प्रैक्टिकलिटी में अगर फंड पूछोगे तो एलोकेट हो जाता है, बहुत बड़ा फंड एलोकेट हो जाता है, बट उसका बहुत बड़ा फंड जब लास्ट में क्लोजर पे आता है तो काफी आप देखोगे तो 10% भी यूज नहीं हुआ होता है, अनलेस दूसरे फंड जो हैं वो यूज होते हैं। और कई बार वो फंड सारा एग्जॉस्ट हो चुका है तो फंड कई बार हम लोग उसमें रह जाते हैं। पर ये वाली जो स्कीम्स है इनका फंड जो है वो काफी हद तक यूज ही नहीं होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने भी फंड देखे हैं और सिडबी में उस सबका वो रहता है उनके अंदर कि वो कितना फंड एलोकेट हुआ था और कितना अभी तक यूज हो चुका है, कितना फंड बचा हुआ है। तो वहां पे हम जाके देखते हैं कि वो 10% भी डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो ये स्कीम्स मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं है। अभी आप लोन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये पीएसबी लोन इन 50 मिनट्स आप डालेंगे गूगल के ऊपर, पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स, तो आपको पता लग जाएगा। एंड इसमें आप समझोगे कि किस तरीके से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सीजीटीएमएससी ही जैसा लोन है और सारे लोन आपको एक तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। अभी जैसे आपने देख रहे हो मुद्रा लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, ये सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं। अब इसका और प्रैक्टिकलिटी में कितना दोनों में डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ से जाके आपको एक तरीके का रिकमेंडेशन मिल जाती है। एक आपको सैंक्शन नहीं होता है, वो रिकमेंडेशन होती है। सैंक्शन आप उसको समझिए जब आपके ब्रांच के लेवल से सैंक्शन होता है। यहाँ पे ऑनलाइन में भी आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा तो सब हो गया, अभी मुझे ब्रांच में जाके सिर्फ लेना है। तो आप पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स जाएंगे तो आप वहाँ पे पूरे फॉर्मेलिटीज हैं। किसी अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है जो वहाँ पे चीजें लिखी हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट होगी, उसको आपको वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एट अ टाइम आपको वहाँ पे आ जाएगा कि आप क्वालिफाई लोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट इज जस्ट एक आपको जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है और आपकी जो प्रोफाइल है वो जो आपने लोन अवेल करना चाहते हो उसको आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, बस ये उतना बताता है। आप क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ वो बैंक्स का नाम और ब्रांचेस सजेस्ट करता है, यू कैन गो ओवर देयर। लेकिन आप ये समझेंगे कि आपने वहां से सर्टिफिकेशन ले लिया है तो आपका लोन होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे जो दूसरा डिस्कनेक्ट आता है वो ये आता है कि कस्टमर अपनी बातों को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जो भी आप लोन ले रहे हो उसके अंदर आपके थॉट प्रोसेस कितने क्लियर है टूवर्ड प्रोसेस द लोन, आपका एंड यूज जो आप चीज लेना चाह रहे हो। अभी मुद्रा लोन सबसे ज्यादा डिफॉल्ट मुद्रा लोन्स के अंदर ही हुआ है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्शंस के लिए कॉल नहीं आता, सिबिल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था लोगों को, तो लोगों ने मुद्रा लोन लेके कभी वापस ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने अब इसीलिए इसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हमारा कम हो गया है। सीजीटीएमएससी को उन्होंने एक इंश्योरेंस के थ्रू उसको पीछे से बैकग्राउंड उसका ऐसा रखा है कि अब वो सिक्योर्ड किया गया है। अब सीजीटीएमएससी एक तरीके का अनसिक्योर्ड आपके लिए, बिकॉज उसमें आपको कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी जा रही, बट क्योंकि वो इंश्योर्ड बैक्ड है तो वो एक तरीके का सिक्योर्ड लोन ही है, इसीलिए गवर्नमेंट उसको तो दे रही है। लेकिन मुद्रा लोन्स में और बाकी चीजों में पर्सनल लोन में अभी कम हो गया है। होम लोन में सबसे कम ये देखा गया है कि जो डेलिक्वेंसीज होती हैं अक्रॉस द ऑल जितने भी लोन्स होते हैं सबसे कम होता है। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत हाई रहती है होम लोन की अप्रूव होने की, बिकॉज एक आपका इसमें कोलेटरल है। और ऑटो लोन जैसे गाड़ी का लोन है तो वो भी सारी चीजें इसमें से आप अवेल कर सकते हो। केस टू केस, कस्टमर टू कस्टमर पॉलिसीज वेरी करती रहती हैं। हमारे यहाँ पे एक अगर बैंक का आप समझोगे बैंक का थॉट प्रोसेस कैसे चलता है, सबसे पहले तो ये है कि वो कितना ईगर है, उनके पास कितना प्रेशर है लोन करने का। अगर उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, अगर उनको कोई देना नहीं है, कोई स्कीम्स है आई हुई है लेकिन उसको कोई पूछता ही नहीं है कि स्कीम में कितने लोग बुक किए हैं, तो वो स्कीम में अगर आप ढूंढने जाओगे, बात करने जाओगे तो बैंक आपको सपोर्ट नहीं करता है। बैंक उसी को ही सपोर्ट करता है, उसी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जहां पे उसको एक प्रेशर आया हुआ है कि ये स्कीम्स की मतलब इस स्कीम को आपने आगे डिप्लॉय करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको देखता है। तो ये सारी चीजों के लिए क्वेश्चन सर दिनेश जी आपसे करेंगे हम, आप अपना नोट कर लो एक बार, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं सारे लोग। मैं आपको 1 to 1 हम लोग सबका इंट्रोडक्शन आपका रहेगा, आप किसी को भी मिस नहीं करेंगे, बट आप जो क्वेश्चंस अपने आप बना लो, हम सारी चीजें आपसे बताएंगे। तो मैं आपको पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स, आप ये गूगल पे बस इतना डालो, आपका लिंक आएगा, उसके थ्रू सारा प्रोसीजर है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए भी।
अब इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बना ली हैं जिनके थ्रू सारा का सारा ये होता है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए KVIC है, क्वायर बोर्ड है जो कि नारियल के जूट से सारा है, मंत्रालय है, NS के लिए है, नेशनल NSIC है, ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो आगे उसमें आ गया। तो ये सारी स्कीम्स के अंदर अगर आप देखोगे, स्कीम्स गवर्नमेंट की बहुत सारी हैं, अराउंड अगर मैं बात करूं तो नियर बाय 50 हैं, प्रिसाइज टू बी 48 स्कीम्स हैं जो कि ये सारी में वेरी करती हैं। और इन स्कीम्स को ये टाइम टू टाइम पे आ जाती है। मतलब ये सारी स्कीम जो हैं कहीं ना कहीं जब एक बार इनिशिएट होती हैं तो बहुत ईगरली इसको किया जाता है, फिर धीरे धीरे ये जस्ट एक बुकिश रह जाती हैं। इन स्कीम्स में उतना काम नहीं हो रहा होता है। आप देखेंगे कि चीज़ों का जब एक कोई भी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है तो वो कई जगहों पे उसकी विजनरी में होता है कि उसको ये चीज़ों का एक मेकआउट रखना है कि कितनी चीज़ें कौन कितना अवेल कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं लेती हैं, एक तरीके से संज्ञान नहीं लेती हैं, तो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वो डिटेलिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी लैकिंग हो जाता है, फिर उसका प्रोसेस भी डिले हो जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स खोलने को बहुत एक ड्राइव चली थी। हर बैंक वाला आपको बुला के बोल के कर रहा था कि सर जीरो अकाउंट खोल लो। आज की डेट में आप किसी बैंक में जाओगे, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो आपका वो इस तरीके से देखेंगे कि क्यों आ गया। तो कई सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम चेंजेस होती ही रहती हैं। जो चीज की एक्सेप्टेंस आज है वो हो सकता है कल ना हो, और जिसको मतलब आज नहीं है वो कल हो जाए। तो आप अपने बैंक्स के ऊपर भरोसा रखें, बैंक्स आपकी सेवा के लिए ही हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो भी किसी जगह पे बंधे हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई लोग हैं, तो वो धीरे धीरे ही आपको चीजें देते हैं। कोई भी आप लोन्स की स्कीम्स आप कुछ भी लेना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेकआउट करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी को मेकआउट करना पड़ेगा। जब भी आप बैंक जाते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूम एक अच्छा एक प्रोफेशनल बंदा बन के जाएं। सेकेंडली, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन को आपको काम करना पड़ेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं नीट एंड क्लीन होने चाहिए, फोटोकॉपी बहुत साफ सुथरी, फाइल अच्छी बनी होनी चाहिए, एक प्रेजेंटेबल रहेगी तो वो आप पे काम करने में इंटरेस्टेड होगा। थॉट प्रोसेस बहुत क्लीन चाहिए। फंड किसके लिए, क्यों, क्या, कैसे, ये 2-4 चीजें हैं जो 4 W होते हैं, व्हाट, व्हाई, विच, पर्पस। ये सारी चीजें जो हैं आपका, ये सारी डिफाइन होनी चाहिए, तो आप आगे ये ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो एप्लीकेशन एक फॉर्मेट जो भी मैं आपको बता रहा था, जो प्रिसाइज फॉर्मेट होता है। कोई भी चीज अभी आपकी बनती है तो ये बड़ा थोड़ा सा आपका इसमें CA की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप खुद इसको आप मत ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जो ये कंटेंट है ये कोई आपका प्रोफेशनल CA ही बना सकता है या बैंकर बना सकता है। तो एक प्रोफेशनल को ऑनलाइन में बनाना, और DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें डिटेल के अंदर 5 साल का पूरा होराइजन दिया जाता है कि मेरा आज से पहले कितना बिजनेस था, आज अभी मैं कितना यूज करूंगा, कितना मेरी टॉप शॉट वो अपनी टॉप लिमिट जाएगी, उसके बाद मेरे नेक्स्ट फोर्थ मेरा क्या प्रोजेक्शन है। तो 3 साल के प्रोजेक्शन, एग्जिस्टिंग और लास्ट ईयर, ऐसे 5 साल की प्रोजेक्शन जाती है DPR के अंदर। डिटेल प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर आपका जो बिजनेस है, जो भी जिस कमोडिटी का बिजनेस है, जिस चीज का बिजनेस है, उसके अंदर आपको बाइफिकेशन करके चीजें देनी होती हैं। और अगर ये DPR आपकी प्रोजेक्ट फंडिंग में भी यूज होती है कि मैं किस चीज का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मार्केटेबिलिटी कितनी है, इसको कैसे कैसे यूज करना है, ये सारी चीजों में। सैंक्शन लोन लेटर ऑफ टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये जो मैं PSB के साथ बता रहा था, वहां से सैंक्शन लेटर आ जाता है, बट इट इज लाइक अ रिकमेंडेशन, इट इज नॉट अ सैंक्शन प्रॉपरली। इसकी लैंग्वेज जरूर सैंक्शन लिखे, बट आप लोग हो जाते हैं कि सैंक्शन हुआ है, बट ये सैंक्शन नहीं होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी जगह का जरूरी है। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हो तो अपने आप को सर्टिफाइड कराना, इनकॉर्पोरेशन कराना जरूरी है। आप लेबर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो अपने नाम से, फर्म के नाम से, अगर GST नहीं है तो। साथ में ग्राम का कुछ रहता है तो ग्राम पंचायत के थ्रू सर्टिफिकेशन करा सकते हो, एक CA के थ्रू सर्टिफाइड लाइक लेटर कर सकते हो। और करंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। लोग अपना 2-4 पैसे बचाने के लिए सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, आप अपना करंट अकाउंट, ये मैं पहले भी बताना चाह रहा था, इसकी थोड़ा सा चीजें हो रही थी, करंट अकाउंट के थ्रू ही बिजनेस करें। करंट अकाउंट चाहे छोटा खुलवाएं, एक 10,000 रुपए वाला एक करंट अकाउंट आता है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपका करंट अकाउंट आपके फर्म के नाम से या अगर इंडिविजुअल नाम से भी कर रहे हैं तो भी आप करंट अकाउंट खुलवाएं, ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से करें, सेविंग अकाउंट से ना करें। बैंकर आपको तभी सीरियस लेगा जब आप लोन के लिए कुछ चीजें लोन के हिसाब से कर रहे हो। आप अपना सेविंग अकाउंट से ही कर रहे हो बिकॉज सेविंग में इंटरेस्ट आता है, करंट में इंटरेस्ट नहीं आता, और आपका ये थॉट है कि मैं 4 रुपए बचा लूं, तो आपको बैंक सीरियसली नहीं लेगा। वो कहेगा नहीं, अभी आज आप
कैजुअल वे ये दिखता है आपका बिजनेस के लिए टूवर्ड्स कि आप बिजनेस में अभी कैजुअल अप्रोच ही रखा हुआ है आपने। तो करंट अकाउंट मेंटेन करना आप स्टार्ट करें। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अगर ऑडिटेड होती है, ऑडिट तभी होती है आपकी जब आपका 2 करोड़ से ऊपर का साल का टर्नओवर हो जाता है, तो आपको अपने फाइनेंशियल को ऑडिट कराना कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट के लिए जा रहे हैं तो SC ST के लिए आपके पास जो है आपके अपना सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी और एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोगों ने जो पहली चीजें कर रहे थे वही सारी चीजें हैं। अभी इसके अंदर आइटम वाइज कॉस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ टेक्निकल सिविल वर्क एंड ड्यूली बाय चार्टर्ड इंजीनियर, ये जो अगर आप ऊपर वाला जो सिविल इंजीनियरिंग का है उसके अंदर आप ये ज्यादा एलोबरेट किया हुआ बिल्डिंग के लिए। तो जो आप बिल्डिंग के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी, तो उसके अंदर आपको DPR बनाने के लिए सारे टेक्निकल सिविल वर्क के अंदर जो भी सर्टिफिकेशन होती है वो सारी लगती हैं। मैकेनिकल के अंदर अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके अंदर सर्टिफिकेशन भी लगती हैं, वो सारी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंडरटेकिंग आपकी जो है एप्लीकेंट की लगनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड अलॉटमेंट, ओनरशिप, ये सारी चीजें एक तरीके से आपकी इसकी PDF मिलेगी जिसमें आप अपनी चीजों को एनरोल कैसे करना है उसके लिए बताएंगे। तो अभी कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है, या आज की डेट में MSME क्वालिफाई करने के लिए विदाउट उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपका नहीं माना जाता है। तो आप चाहे कोई भी चीजें करें, आपका पहले दिन ही सबसे पहले आप साथ में कोशिश करें उद्योग आधार रजिस्टर कराएं, और जैसे जैसे आपकी टर्नओवर बढ़ती जाती है उसको रिवाइज करवाएं, अपने CA के थ्रू टर्नओवर रिवाइज करवाएं। बिकॉज जब हमारा बिजनेस तो बढ़ता रहता है लेकिन उद्योग आधार में जो हमने फील्ड भरी होती है कई स्कीम्स आपको उसके बेसिस पे भी चेंजेस हो जाती हैं। ये एक उद्यम का ही मैंने आपका ये लिंक दे रखा है, इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं, लिंक भी जा सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 48 स्कीम्स आ रही हैं, बहुत डिटेलिंग में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आप जाके इन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। और ये स्कीम्स में आपको प्रोसीजर भी लिखा होगा, सारा अवेल करना भी लिखा होगा, लेकिन आप ये समझें कि स्कीम्स के थ्रू हो जाएगा, ऑनलाइन जाके काम हो जाएगा, तो नहीं होता है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, बैंक्स के थोड़े बहुत चक्कर काटने ही पड़ेंगे। अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा आपका वो जो एक एक्सपेंशन, बिकॉज हमारे ये रेगुलर प्रैक्टिस रहती है तो हम आपको उसके थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं, आप जहाँ जिस रीजन में हैं तो आपके। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक है आप ये समझ के चलिएगा, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज सिर्फ नेशनलाइज बैंक में है। प्राइवेट बैंक्स उनका ना रीच आउट है ना थॉट प्रोसेस होता है, दे आर फॉर मेकिंग अ मनी। आप समझना बात को, नेशनलाइज बैंक में गवर्नमेंट का एक थॉट प्रोसेस है कि वो नोबल कॉज के लिए और एक इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए बने हुए हैं। तो वहां पे जो स्कीम्स होती हैं वो आपकी डिप्लॉय होती हैं। प्राइवेट में मैंने अभी CGTMSE को देख के और थोड़ा बहुत मुद्रा लोन का भी किया हो तो वैसे है, बहुत ज्यादा स्कीम्स के ऊपर प्राइवेट बैंक्स को वर्किंग करते हुए नहीं देखा है। थैंक यू। अभी हाफ एन आवर हो गया है, तो अभी हाफ एन आवर हम लोग आप लोग से सब इंटरेक्शन करते हैं, तो अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के साथ। तो अब मेगा मैम आप जी सर। अभी क्वेश्चनिंग ले सकते हैं। मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स में रखा है क्योंकि अब मैं मेरे को समझता है कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोग से ज्यादा शेयर करनी चाहिए हाँ जी, हाँ rather जी। than into- ओके सर, दिनेश जी का क्वेश्चन है, कैन आई टर्मिनेट आवर लोन? दिनेश जी बिल्कुल आप टर्मिनेट कर सकते हो। इसमें टर्मिनेशन का जो मैं समझ आ रहा हूँ कि आप अपना लोन खत्म करने के लिए बात कर रहे हो, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो। और अगर आपका लोन आप खत्म करने की हिम्मत रखते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो सर, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये पूछने का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने हैंड रेज कर लीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सर से मैं वन बाय वन बात करा सकती हूँ अभी। हाउ टू कनेक्ट विद यू और बिकम DSA विद यू? निलय शाह जी, आपको हम लोग एक बार कनेक्ट कर लेंगे ओवर द कॉल और आपको अपना चीजें बता देंगे। एक अलग से प्रोसीजर इसका, ये मतलब पैनल इस डिस्कशन के लिए नहीं है, तो मैं अभी नहीं समझता कि ये वाली चीजों पे हम वर्किंग करें। आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, आपसे कनेक्ट कर लेंगे इस सब चीजों के लिए। PDF के लिए मेगा मैम कंफर्म करेंगे आपको कि दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो शी इज द फाइनल अथॉरिटी। विवेक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो जी। हाँ जी विवेक जी, कैसे हैं? सर? हाँ गुड सर। ये जो PSB लोन आपने जो बताया 59 मिनट्स में, ठीक है, कैन इट बी अवेल्ड फॉर अ होम लोन बाय अ कंपनी?
अगर कंपनी लेना चाहता है तो वो ले सकता है क्या ये स्कीम्स यूज सर करके? देखो, हाँ मैं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कंपनी में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, अदर देन इंडिविजुअल, अगर आप होम लोन परचेज करते हैं, कोई घर परचेज कर रहे हैं रहने के लिए, तो आपको हाँ उसमें होम लोन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हाँ। आपको लोन एज ए महंगा मिलेगा, और आपकी ट्रांजेक्शन जब हो जाती है, प्रॉपर्टी पेपर हाथ में आ जाते हैं, तो वो हम्म आपको जो आपका जो चेक बना के रखा होगा उसका जो लोन चाहिए आपको तब मिलता है। नॉर्मली हम्म होम लोन की ट्रांजेक्शन कैसे होती है कि जिस दिन रजिस्ट्री होती है, उस दिन जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ होता है, वो रजिस्ट्री वाले दिन जो है, वहां पे लीगल का बंदा आपका चेक लेके आया होता है, और ट्रांजेक्शन के दिन पे वो सबमिट करवा देता है। तो हाँ। दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। बट अगर आप हम्म कंपनी के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इट इज नॉट अ होम लोन स्ट्रक्चर। इसमें कोई, एक तो लोन थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन हम्म इसका अभी बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ। कई लोग क्या है, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का है प्रॉपर्टी, कोई भी आप लेने जा रहे हो, या 1 करोड़ से ऊपर का ऐसा कोई भी हाई वैल्यू का ले रहे हो, तो आप अगर उसके अंदर इस तरीके से कंपनी के अंदर ले रहे हो, तो दिस इज अ सेंसिबल मूव। रीजन बीइंग, आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर इंटरेस्ट की इनकम आपको सेविंग नहीं मिलती है। बड़े हम्म, लोन के अंदर तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको वो इंटरेस्ट का जो इनकम है एग्जॉस्ट हो जाता है। बाकी हाँ। का जो भी आपने इंटरेस्ट दिया वो लॉस हो जाता है। कंपनी में हम्म आने से क्या होता है, आपको पूरी रिबेट मिलती है, वो पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। तो आपका एग्जैक्टली। टैक्सेशन में वो आपको अमेंटमेंट हो जाती है। तो अगर आप, अमाउंट आपका अच्छा है, आप बड़ा अमाउंट देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप कंपनी में जाके अवेल कर सकते हो। एग्जैक्टली, ये 10 करोड़ तक का ही लोन है, ठीक है। हाँ, तो आप जो बिल्कुल मैं, कंपनी में मिलता है। और सर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी अराउंड? बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है आपका। देखिए, अभी होम लोन जो चल रहा है वो 8.55 के आसपास चल रहा है। अच्छा डिसेंट है होम लोन का जो रेट है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट है। इट ओके गोज अप टू नियर बाय 9% से 9.25 के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर। इसके डिटेल अगर प्रोसेस जानना होगा तो? हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सर। प्रदीप जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Sir, my question is, you are talking about mostly about manufacturing or real estate. What is the scope or what is the possibility of getting the loan under MSME for service industry? So services industry is little bit, it is like, not a, it's a viable for a MSME schemes or the government schemes. Reason being, as a service industries, you have using, as a giving you some services, you have some software expenses, or client expenses, or office expenses, which is not, as a banker we didn't able to understand what is the costing which you are incurred for you for maintaining that office premises or for services cater. So that is on that basis only, it is a manufacturing is little bit more probability of converting the ratios into, there's a success ratio of loan, and though there is a no, there is a lesser success possibilities of services. So this is the main key possibility. But you are ensured that service industry also be apply for a loan, and they can also avail for a loan, but you have to maintain your financials according to the policies. You are just first of all, your civil score is much better than the other, like a 750 or 800 plus. If you have civil score, then you are, like your qualification of reason, one transaction is very much on the that note that you are qualified that loan. Secondly, your capital induced towards the total number of cycle of the business. If your turnover is up to 2 cr, then, and the balance size, it will be about that, about 50 lakhs certainly. So your business, there 4-5 lakh rupees of the your capital induced in that system. Normally, if you seen, I like just like giving you the idea of that, normally they have induced a capital of 10,000 rupees, but on services regard, if I am say so, Yeah. the trading and service industry, they only show a capital of 10,000 rupees. Unlike the manufacturing, they show about 1 lakh rupees. But if those, so for you apply for a loan, you have to educate the capital. You can help, taken a help of CA to induce a capital. Once you induce a educate capital, which is the 25% of the total balance sheet, then you are 200% you are qualified for the loan. There's a two parameters. One follow the CIBIL score, and the second is the capital. If the capital is adequate, then you can qualify for MSME on this sector. Oh, okay, sir. So for example, now already if I have a capital of more than 1 lakh, and the turnover is not up to 2 crore because we are a startup. So in that Hmm. case, and it's The a startup is, software product company.
I got it, sir. This is the main, matlab like na, I regularly interact with your kind of scenario. So startup and with the software now, it's a little bit critical for taking any loan. Reason being is, as a software, we didn't check out the what is the like delivery and the what the, because as a software you can giving the as on mail, right, and as the link, and but there's no delivery system which we are checking it out. Unlike the manufacturing, we have the billing, PO and other things, we have to just for a we can check over there. Yeah. So on second note, the matlab like the viability of these kind of startups and projects are very risky proportionate. For a banking point of view, it is like a we and matlab like a matlab like asking for any customer that is a qualification of 3 years that they did or not. But like a 3 years constitution, if the older in the more than 3 years, it will be highly like a configuration for a loan prospect is lesser than 3 years. There's a not the total business cycle we not didn't able to cope up with that fellow who's operating this startups or any event. They can struggle with the any like a journey of this business about to 3 years is a little bit if I am saying to that, then it will be having other, they know how to deal with the worst scenario. For Okay. 3 years, though, is someone is who heading for 3 years. It like he having all the kinds of up and downs. He check it about what is in the bad scenario, what to take on a deal, how to deal with the debtors, because Yes. there's a pain area for any service industries. Debtor is the major part, which they can any collapse, any business will be collapse. So this is the main criteria which we banker are like for struggling for giving to the service industries. So you can, along with that, you can service industry, you can dealing something in trading or some, certainly you can add on in that. Software is good, but you have to like, if you are seeking for a loan, you have to do with other things also. Okay. Purely software business is like a very much toughest job, I can say, for availing a loan facility. निमिष जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. निमिष जी, सर एक्चुअली इनका क्वेश्चन बहुत बड़ा है. MSME कंपनी स्टार्टअप इन September 20, सेल टिल दे. यस, निमिष जी आपको आवाज आ रही है? निमिष जी, अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं, बताइए प्लीज. सर मेरी कंपनी स्टार्टअप हुई थी 2020 में. मेरा टर्नओवर FY 21-22 में 11 करोड़ है और अभी दिसंबर तक 19 करोड़ है. मुझे MSME की लोन मिल पाएगी क्या? और वो भी 59 PNB जो है उसमें. नेटवर्क मेरा नेगेटिव है. नेटवर्क नेगेटिव है आपका. सर नेटवर्क तो नेगेटिव रहेगा ना सर. आप पेंडेमिक के पीरियड में है. अभी मेरी कंपनी ग्रोथ कर रही है, जैसे ऑफिसेस और सब कुछ ओपन हो गए, मतलब अपना बिजनेस अभी सब लाइन पे आ रहा है. नेचर ऑफ बिजनेस क्या है सर आपका? हाँ, ऑफिस प्रोवाइड करते हैं. ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं आप? रेंटिंग का है सारा या हाँ, कैसे? हाँ, ये रेंटिंग सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली. FMC या ओके. निमिष जी देखिए, एक तो भाई सर्विस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा है, क्रिटिकल पार्ट है. सर्विस इंडस्ट्री इट्स नॉट अ लाइकली सब्जेक्ट फॉर एनी बैंक. ट्रेडिंग इट्स समहाउ मतलब ना, ट्रेडिंग में भी एक दो तरह की ट्रेडिंग है, रिटेल और होलसेल. तो मिड होलसेल वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, तो वहां पे ये सारी चीजें क्वालिफाई करते हैं बिकॉज वो बिलिंग और रेगुलाइज्ड होता है. अनलाइक दिस आपका जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है. अगर तो मैं आपको बोलूं, आपके पास कोई भी कोलेटरल पे किसी पे रेंट लगा हुआ है? आज तक कोई रेंट आ रहा है किसी आपके आसपास? रेंटल इनकम है किसी चीज की? सब रेंटल इनकम नहीं है सर पूरा. रेंटल इनकम है. इसमें ना आप एक एस्क्रो करवा के या आप किसी की हेल्प लेके कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके आपको वो लोन चाहिए ना, तो बहुत इजीली मिलेगा. कोई भी प्राइवेट बैंक आपको फटाफट आपको 5-6 दिन में लोन देगा. ऑन द बेसिस कोलेटरल नहीं करवाना है सर. कोलेटरल तो फिर तो मतलब ही नहीं है. कोलेटरल पे तो मेरी वैल्यूएशन. मैं आपको देखिए, हाँ, देयर इज अ टू सिचुएशन. आपको नहीं करना वो बात अलग है, लेकिन अब ये सामने वाला बैंक ये समझना चाहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. व्हाट इज द सब्जेक्टिविटी? यू आर नॉट पुटिंग योर कोलेटरल. आप अपना रिस्क क्यों नहीं लेना चाह रहे? बिकॉज बैंक्स में ये आप समझो अभी सारा प्रोबेबिलिटी है कि आप एक उस प्रोफेशन में हो जहां पे आपका रियल एस्टेट का ही सारा बिजनेस, आपके पास एसेट्स हैं,
और आप अपना एसेट्स नहीं लगाना चाह रहे, आप अनसिक्योर्ड में लोन देख रहे हो, तो आपकी साइकी क्या है, मतलब वो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज द एंड पर्पस, मतलब आप पैसा लेके क्या करना चाह रहे हो ऐसा जो आपका रहेगा। तो एक एंड यूज भी जस्टिफिकेशन बहुत मैटर करता है। आपका मतलब ये नहीं कह रहा कि बिजनेस में कोई प्रॉबिलिटी है या आपको डाउट है, लेकिन बैंक का भी मैं ये क्रेडिट साइकिल आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट आपको जिसने लोन देना है उसका थॉट प्रोसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो अगर उसको समझ में आता है कि आपके है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो अड़ा हुआ हूँ, बस मुझे अनसिक्योर्ड ही चाहिए, तो बैंक आपको नहीं देगा। सर ये फिर तो मैं मतलब आपका मतलब जो गवर्नमेंट का जो टर्मिनोलॉजी है एमएसएमई लोन्स और वो सब, सर देखो मैं आपसे ना बड़ा, हाँ निमित जी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बराबर है कि सर आप वो भी देखें ना कि आपने हमारा नेगेटिव नेटवर्क क्यों है, क्योंकि आपका पेंडेमिक था, अगर पेंडेमिक नहीं होता तो मेरा हो जाता। सो आपको वो भी तो देखना है ना सिनेरियो, गवर्नमेंट ने वो भी तो देखने को बोला हुआ है। आप सब जगह बोल रहे हो कि आप स्टार्टअप है, आपको लोन्स फटाफट हो जाएगी, आप वही पॉइंट्स लेके, मतलब मैं खाली जस्ट पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, इट्स वैलिड पॉइंट। अभी मैं आपको छोटा सा ना एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। इन फाइनेंस मार्केट ना आप भी किसी को वैलिडेट करते हो, कोई आपसे उधारी लेने आता है तो आप भी उसका क्रेडिट साइकिल देखते हो और उसका देखते हो कि भैया कितना दर्द है, कोई उसके ज्यादा तो एक्सपेंसेस कुछ नहीं चल रहे, या मार्केट फीडबैक चेक करते हो। बैंक और थॉट प्रोसेस जो है वो सेम ही है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल में भी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अभी हमारा बैंकिंग में मैं तो ज्यादा क्रेडिट वालों का जो साइकी है वो समझने की कोशिश करता हूँ। एटमो जितने भी क्रेडिट वाले हैं सबका थॉट प्रोसेस ये होता है कि वो अच्छे में आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपको जरूरत नहीं भी होगी तो भी आपके पास 4 बार चक्कर लगाएंगे कि सर लोन ले लो। लेकिन जहां उनको समझ में आता है कि आप किसी भी, वो आपका रीजनिंग बिल्कुल है कि भाई कोविड में बहुत सारा बिजनेस हैम्पर हुआ, आपका कोर बिजनेस बिल्कुल डायरेक्ट आपका हैम्पर होने वाला था, और अभी बैंक आपको सपोर्ट चाहिए लेकिन बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। रीजन बीइंग जो भी पीछे डेलिक्वेंसीज हुई जब कुछ है, तो बैंक अभी उस सेलेबिलिटी में नहीं जाता है। बैंक कहता है नहीं यार मेरे को वो बिजनेस नहीं बुक करना जहां पे कस्टमर थोड़ा सा भी स्ट्रेस में लगे, उसके लिए फिर अलग वर्टिकल है, सारी चीजें हैं। आप अभी अगर देखो आपको बहुत ज्यादा अगर है तो मैं बोलूंगा आप कैपिटल नेट में भी, आपकी नेटवर्थ अभी लो है तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा है तो आपको देखो एक बार के लिए फिर ट्राई करके अनसिक्योर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर इस मोमेंटम पे आप अनसिक्योर्ड ढूंढोगे तो टाइम खराब करने वाली बात है। आप सीधा छोटा सा कोई कोलेटरल देके एक अपना चैनलाइज करो, अपनी चीजों को ठीक से मेकआउट कर लो, उसके बाद आप बोलो कि मेरे को ऐसा सीन है, मेरे को थोड़ा सा एक लिमिट चाहिए, तो बैंक एक रिलेशनशिप बेस्ड पे भी आपको ऑफर कर सकता है। बट अभी आप जो ढूंढ रहे हो उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ओके सर अनिल सोनी जी का क्वेश्चन है, मुद्रा लोन में बेनिफिट क्या होता है और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? मुद्रा लोन में मेरी सबसे पहले जो पीपीटी थी 3 तरह के हैं, अनसिक्योर्ड हैं, 50,000 10,000 से लेके अप टू 25 लाख रुपीस तक जाती है। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि अनसिक्योर्ड है आपको जाते ही कोई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस ज्यादातर उनके लिए ही है जो कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक ठेला लगाने के लिए जिनको काम करना है, एक नाई का किसी को दुकान लगाना है, या बहुत ही स्मॉल स्केल पे जिसको अपना काम करना है और जिसकी कैपिटल 5-10 हजार से भी स्टार्ट हो सकता है। इवन तो पनवाड़ी की दुकान को भी मुद्रा लोन मिलता है। अब ये वाले जो हैं, जो पहला लोन जब ये इनिशिएट हुआ था, बहुत ब्रांचेस ने, बहुत बैंक्स ने इसको बहुत बांटा, और जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पीछे से भी पुश दिया था कि आप मुद्रा लोन दो। तो आपने देखा होगा शुरू में इसको बहुत ग्लैमराइज करते थे कि हमने इतना मुद्रा लोन बांटा, इतना किया। उसके बाद आज के अब कुछ सालों में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उसका मोर देन 50% मैं बोलूंगा आपको कि वो जो बिजनेस था वो सारा का सारा शैटर्ड हो गया, वो वापस आया ही नहीं, उनकी वो रिटर्न्स आई नहीं फॉलोअप लिया गया ठीक से, नई चीजों को उतना एड्रेस किया गया। तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। आपका अभी उसके अंदर आपका उसकी जो चीजें हैं, अभी आप उसका लैंग्वेज समझना, बैंकर आपको इवेल्युएट करता है मुद्रा लोन लेने के लिए भी कि आप पर्पस ऑफ फंड क्या है, आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, खुद लेना चाह रहे हो, तो वहां उसको थोड़ा सा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, बंदे का जो लोन लेना चाह रहा है अभी तक क्या स्टडी कर रखी है, और जो अभी तक जो बिजनेस खोलने की बात कर रहा है उसमें उसका कोर कितना आता है। अभी एक नाई की दुकान, वो सोच रहा है कि मैं कल उठ के एकदम से नाई की दुकान खोल दूंगा और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसे सेम एज वेल एक्सपीरियंस, वो बुटीक का काम है, कहीं पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है और उसको वो पूछ भी लेते हैं कि भाई साहब ये कपड़ा है तो इसमें बताओ कितना बनेगा, साइज क्या लगेगा, कैसे है। आपने उसको बताने में थोड़ा सा भी किया तो वहीं पर समझ जाता है कि आपको आता नहीं है, तो आपको क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। लोन बढ़ता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। आप ये अनसिक्योर लोन है तो थोड़ा सा वो ज्यादा डीप डाइविंग करते हैं और आपको मिलेगा। आप अपने आपको अगर, वही मैंने बोला कि आप शिशु में अगर आपको मिल रहा है तो आप लो,
लेकिन लेके फिर 6 महीने बाद दोबारा चले जाओ कि सर वो तो जो दिया था वो सब निकल गया, अभी आपकी मैंने किस्त भी आ रही हैं, वो मेरे को बढ़ा के लोन दे दो, तो आपको क्वालिफाई करके देंगे। लेकिन आप सोचोगे कि सीधा ही एकदम 25 लाख मिलेगा तो मैं काम करूंगा, तो वो नहीं मिलेगा। स्टार्टअप में फंडिंग लेना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत सारी डेलिक्वेंसीज हो चुकी हैं, तो आप उसमें मुद्रा लोन के अंदर आप छोटे से ही जाओ। सर श्रेयस जी का क्वेश्चन है, कैन वी टेक PMEGP लोन up to 20 lakhs under CGTMSE coverage for franchisee business? नहीं सर, सॉरी, ये फ्रेंचाइजी के लिए नहीं है। PMGP जो है, ये जो अपना लोन है, इसमें एक अगर इसकी आप बैकग्राउंड समझना चाहेंगे तो इसके अंदर आप खुद अपनी खुद के लिए आपको जो बिजनेस हाथ से करते हो आप, वो बिजनेस के लिए है। इसके अंदर आपको 3 महीने का कोई डिप्लोमा कोर्स भी एक तरीके का करवाते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर कई तरह की आती हैं चीजें, जो आप वहां जाके उनके एनरोलमेंट में है, कौन सा मेंशन है, कितने कितने कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, उसके अंदर ही जाके आप ये लोन ले सकते हो। ये CGTMSE में नहीं आता है। PMGP अलग तरह की एक बिल्कुल वर्किंग है और अलग तरह का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर इंडिविजुअली स्केल के लिए वो लोन देते हैं, और इंडिविजुअली एक तरीके का स्टार्टअप लोन ही है वो, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन देते हैं। और जो CGTMSE है, ये आपका जो इनका स्टैंड कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस चाहिए, तो वो CGTMSE में आता है। तो दोनों प्रोग्राम ही बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो ये आप PMGP CGTMSE में नहीं मिलता है आपको। सर दिनेश जी का क्वेश्चन है, विच इज बेस्ट लोन फॉर ट्रेडिंग बिजनेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ, अभी मैं एक मिनट पढ़ नहीं पड़ा, कहाँ पे है सर का सबसे लास्ट? दिनेश जी का, यस, विच इज हाँ द जी, बेस्ट लोन फॉर ट्रेडिंग बिजनेस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? देखिए इसमें LC वाला प्रोडक्ट होता है और LC डिस्काउंटिंग होती है, जो कि आप करा सकते हैं। दोनों पार्ट में होता है, इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। लेकिन बिजनेस में इसमें भी कोलेटरल चाहिए या FD बैक चाहिए। FD में भी 110% लेके ही LC करते हैं। सो डिपेंडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आज की डेट में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दे रखे होते हैं, तो आपको देंगे। इंपोर्ट्स करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इंपोर्ट में अलग तरह के बेनिफिट्स देते हैं, एक्सपोर्ट में अलग तरीके से करके। तो गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत, मतलब हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि डॉलर का हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, तो एक्सपोर्ट करने में आपको फैसिलिटी देंगी। LCs के अलावा जो मैं आपको गवर्नमेंट का अगर आप बात करोगे, तो आपको पर्टिकुलर आप कौन सा बिजनेस में, ट्रेडिंग में क्या चीज कर रहे हो, और ये ऐसा नहीं होगा कि आज आप सोच रहे हो तो आपका बिजनेस होगा। 2-3 साल का आपका रनिंग बिजनेस होना चाहिए, तभी कोई भी आपको जो स्कीम्स हैं वो आपको मिलती हैं। गवर्नमेंट की नई नई पे आती रहती है। मैंने एक आपको जो लिंक दिया है लास्ट में, उस लिंक पे आप जाके SIDBI की साइट से आप चेक कर सकते हैं। इनिशियली आपको इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, एक्सपोर्ट में मिलता है, वो आपको लाइसेंस लेके आपको लेना पड़ता है। IEC आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको चाहिए, उस लाइसेंस के लेके आप सारी चीजें अवेल कर सकते हो। और DGFT है, उसकी साइट पे भी जाके आप चीजें चेक कर सकते हो। लेकिन आपको कमोडिटी कौन सी चूज कर रहे हो उसके ऊपर है। एक्सपोर्ट में भी कई सारी कमोडिटी हैं जहाँ पे बेनिफिट्स उतने नहीं है। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो कोर हमारी इंडिया की चीजें हैं उसके ऊपर सॉरी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं सर अनिरुद्ध जी को अलाउ करना चाहूंगी। हाँ प्लीज। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। नीरू जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आपको। सर इनका एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़ा। बैंक कोई बात नहीं। एक्सेप्ट प्रपोजल एंड 2 बार इन्होंने किया We है। want to provide bank as a mortgage of Yes, yes. land value of 1.7 CR, are asking 90 lakhs for reason to, अरे मिस हो गया, 1 sec. For reason to develop commercial space and rent out of the place of the rental income, banks still don't provide loan. We are suffering from more than 1 year. हाँ सर, देखो आपका जो ये प्रोफाइल हो जाता है ना, थोड़ा रियल एस्टेट वाला हो जाता है। इसमें 2 तरीके से आपको, अगर आपको इसको एक्चुअली रेजोल्यूशन चाहते हो, तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझो। किसी ना किसी का आप मार्केट से उधारी लेके आपको चीज बनानी पड़ेगी।
जिस दिन रेंटल आ जाए उस दिन आपके लिए बहुत बैंक खड़े हैं, एवरी नेक्स्ट बैंकर स्टैंड टू विद यू जब आपके रेंटल आना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम है। व्हाट यू आर आस्क की 170 पे आप 90 लाख रुपीस मांग रहे हो, तो कुछ भी ज्यादा नहीं मांग रहे। नियर बाय 50% LTV होती है, लोन टू वैल्यू आप प्रॉपर्टी वैल्यू में देख रहे हो, फिर भी आपको जो है कमर्शियल स्पेस बनाने के लिए आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो बैंक कभी भी रियल एस्टेट को एक्सपोजर देने के लिए ये एक हमारे अगर बोलूं तो कुछ नेगेटिव इंडस्ट्रीज है, तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ देम। तो इसकी वजह से आपको कोई भी फंडिंग देने में दिक्कत आ रही है। आपकी कोई करंट इनकम है, देयर इज अ टू काइंड ऑफ, कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर आप लोन देखते हो तो दो साइकिल आप समझ के चलना। एक होता है कि LTV, लोन टू वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी है, उसमें से भी बैंक 10-15-20% आपको कम करके ही बताएगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं कि आज की डेट में बैंक अगर खड़े होकर बेचेगा तो उसको डिस्ट्रेस वैल्यू ही मिलती है। उस वैल्यू का कितना LTV आपको दे रहे हो। सेकंड होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। अभी आपका ठीक है, एक आपने चीज बना रहे हो, आपको प्रॉपर्टी भी दे दिया, तो अनलाइक ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी उठा के लोन दे देगा। आप वापस कैसा पैसा करोगे, उसका क्या टूल है, उसकी क्या इनकम है, उसका कैश फ्लो कितना है आपके पास, उसके बेसिस पे देगा। अगर तो आपकी कोई साइड बाई इनकम जनरेटेड है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोई लोन है, अभी मैंने जो सबसे पहले बोला कि अगर इसमें आपने खुद कंस्ट्रक्शन करके और आपने इसको अगर चढ़ा दिया, रेंट पे दे दिया, तो आपके पास बैंक वाले खड़े हैं, बिकॉज आपकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो जनरेट हो गई है, उसको सरफेस कर रही है। लेकिन अगर आपने रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं हो आपके पास और आप सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोन ढूंढने जा रहे हो, तो ये रियल एस्टेट का एक्सपोजर हो गया, जहाँ पे वो CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम बोलते हैं। और ये जो जितना अमाउंट आप देख रहे हो उसके अंदर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा उतना, बिकॉज ये रिटेल पार्ट है, उसका प्रोसीजर बहुत अलग हो जाता है जो कंस्ट्रक्शन लिंक वाले प्रोग्राम है। तो आई एम बेटर से कि आपका कोई यहाँ तो इनकम देखो, या किसी को इस प्रोपोजिशन में उसको क्लब करो, उसको कोई परसेंटेज देके उससे कुछ पैसे से उसके लगवा के कुछ काम शुरू करो, एंड उसको बाद में एग्जिट कर सकते हो आप। तो अपने आप ये नियर एंड डियर से अभी तो काम चला सकते हो, अगर आपके पास अभी रीपेमेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं है, कि आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कर लो, अनलाइक तो बहुत मुश्किल है। चंद्रेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर चंद्रेश डुडानी, हाँ जी मेरी सर। फर्म RK दाल एंड फूड प्रोडक्ट्स कटनी प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा हाँ जी, पल्सेस का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है सर, कटनी MP में। गुड सर, बहुत बढ़िया। मेरा सर टर्नओवर 180 CR के ऊपर ही है। हाँ जी। मेरा वर्किंग कैपिटल इंडियन बैंक से 16 करोड़ का। मेरे को सर क्या है, लास्ट 2 ईयर से गवर्नमेंट टेंडर्स प्रोवाइड करती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट का मैंने लास्ट ईयर टेंडर किया था, हाँ जी, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में मैंने सप्लाई की थी। बहुत बढ़िया सर। उस समय सर हमें फंड की जरूरत रहती है, मतलब ऑलमोस्ट करीबन 20 से 25 करोड़ रुपए तक फंड की जरूरत रहती है। ठीक है सर। तो इसके लिए अपन कौन सी स्कीम में जा सकते हैं जिसमें अपने को ऑन द स्पॉट मतलब वो फंड मिल जाए? क्योंकि उस समय क्या है, हमने मार्केट से जब जैसे हम लोग ने ऑनलाइन टेंडर बिडिंग की और टेंडर हमें हमारे फेवर में आया, तो हमें फास्ट उस माल को मार्केट से परचेज करना पड़ता है। ठीक बात है। तो इंस्टेंट हमें फंड की जरूरत रहती है। अपने सोर्सेज से हम 5-10 करोड़ तो एट ए टाइम व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जब टेंडर बड़ा होता है जिसमें हमें 25, जैसे अभी लास्ट मैंने मई जून में सप्लाई किया था, तो उसमें मुझे करीबन आप समझिए कि 26 करोड़ की सप्लाई की थी मैंने। बहुत बढ़िया सर। तो उस समय मुझे एट ए टाइम फंड चाहिए, तो वो अरेंज में 10-15 करोड़ ही कर पाया, बाकी फिर मैंने क्रेडिट पे माल लेके और वो सप्लाई किया। तो उसमें क्या है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी कट ऑफ हो जाता है क्रेडिट में लेने से, क्योंकि हमारे बिजनेस पूरे डिस्काउंट बेस पे चलते हैं। बिल्कुल ठीक सर जी। इसमें आपका कौन है अभी, एग्जिस्टिंग बैंकर कौन है? मेरा इंडियन बैंक है सर। इंडियन बैंक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये स्पेशल एक तरीके सिचुएशन में आपको जो है ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज ये जो आपका टेंडर बेस है, तो आपको कई बार क्या रहता है, लास्ट ईयर इतना नहीं आपको जो वर्किंग कैपिटल मिला हुआ है, वर्किंग कैपिटल चल रहा है ना इसमें? हाँ, मेरा वर्किंग कैपिटल ऑन ये आपका ना, बिल्कुल सर। तो इसमें आपके जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो आपके करंट सिनेरियो के लिए, लेकिन अगर आपको कोई जितना आपका टर्नओवर चलता आ रहा है उससे कोई स्पेशल सिचुएशन में आपको कोई एक्स्ट्रा आपको कोई मिलता है, तो आप यू कैन रेज दैट कि भैया मेरे को एक स्पेशल एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर बेस्ड मेरे को वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए। ये एक अलग प्रोडक्ट है जो वर्किंग कैपिटल के अंदर आपकी जो एक्सटिंग आपकी लिमिट है उसके ऊपर आपको फंड वैल्यू बना के देता है, और वो कोलेटरल वैल्यू के भी ऊपर चले जाते हैं, अप टू 200% ऑफ द कोलेटरल वैल्यू चले जाते हैं। तो आप एक तो अपने बैंकर से, कौन सा फंड बताया सर आपने? सॉरी, कौन सा फंड बताया?
सर ये ऑर्डर बेस्ड फंड होती है। ऑर्डर बेस्ड, हाँ ऑर्डर बेस्ड, जैसे आपको करंट में ऑर्डर मिल गया तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट में मिलेगी आपको, ठीक है ना, ये आपकी रेगुलर पार्टी नहीं हुई ना, तो नहीं रेगुलर नहीं। हाँ तो ये जो फंड अभी तक आपको जो एलोकेट हो रखा है, जो क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, तो रेगुलर बेस्ड जो आपका बिजनेस है उसको साइकिल को मेंटेन करने के लिए चला हुआ है। तो पहले तो आप इन प्रिंसिपली स्टेप्स बता रहा हूँ आपको कि आप अभी पहले तो बैंक को अप्रोच करो, उसको बोलो मेरे को ऑर्डर बेस्ड फंड चाहिए, और ये प्रोग्राम है, ये हर बैंक के पास होता है, लेकिन ये नॉर्मल एक तरीके का ना, इसको उतना ज्यादा नहीं देते हैं मार्केट के अंदर कि मैं तो दे दूंगा, कस्टमर यूज कर लेगा, फिर मेरे को उससे डीपी कम कराने में उसमें मैंने उनको एक सिक्योरिटी भी दी थी, बोला था मैंने कि भाई जो मैं आपसे फंड ले रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अपन एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ सर। अभी तो पहले तो सीधा सीधा ये है, ठीक है, अभी अगर नहीं सुनता बैंक आपको तो उसको बोलो मेरे ना इनवॉइस की फैक्टरिंग करेगा, साथ में मैं आपको एस्क्रो करके दूंगा, तो जो भी आपका जितना का बिलिंग हो रहा है 80 to 90% आपका वो फंड इमीडिएट इफेक्ट पे हो जाएगा, और गवर्नमेंट फिर उसको लीजिंग जब उसके रियलाइजेशन होगा पेमेंट का, तो तब वो ले लेगा और बीच का क्रेडिट आपको चार्ज कर लेगा। तो इसका नेक्स्ट ये है, देखिए मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। पहले तो आपका ये है कि ऑर्डर बेस करो, आपको दोबारा दे मतलब प्रॉपर्टी भी देने ना पड़े और आपको बिना एस्क्रो का काम हो। पहले तो सीधा सीधा ऐसे मांगने का, अपने को लग रहा है उसको कि नहीं हो रहा, अभी तो वो नहीं दे रहा, अभी अपने को मना कर दिया उसने साफ कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्रपोजल आप ये दे सकते हो कि ठीक है मैं आपको एस्क्रो करवा दूंगा और आपके बिलिंग जो है वो आपके। नेशनलाइज्ड बैंक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। हाँ मतलब मैंने अप्रोच मतलब एजीएम लेवल तक भी अप्रोच किया था, मेरा एजीएम सतना है, कटनी के नियर बाय है, मैंने वहां भी अप्रोच किया था, इवन मुझे एचडीएफसी बैंक 10 CR तक देने को रेडी भी था, पर उन्होंने कुछ ऐसा उनको डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर मांगे जो मेरे बैंक ने उसको फिर एंटरटेन नहीं किया। ठीक बात है। तो इसके लिए अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के मैं लास्ट 3 इयर्स से ऐसे टेंडर्स कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को आपका नंबर मिल सकता है, तो मैं आपके थ्रू उसको चैनल के थ्रू जाऊं, आपके चैनल के थ्रू उसको प्रोसेस में ले आऊं? बिल्कुल, अभी आप मैम के थ्रू अभी आपके पास लिंक जाएगा, आप उसी में अपना जो है कर दीजिएगा। मेघा मैम एक बार प्रोसेस समझा दो, अगर सर को रीच करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हम आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, फिर बात करेंगे। यस ओके मैम, ओके। विमल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। विमल जी अनम्यूट कर लीजिएगा। निर्मल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Hello. Hi sir, good evening. Yes, sir, very good evening. Okay, I'm into business of chemical trading. So I wanted to know that under MSME, do we get working capital loan for chemical? Yes sir, you can avail for CGTMSE. What is the turnover of last March 22? 5 CR. 5 CR. And what about the till December end? December end it is around approximately 7 CR. 7 CR, na? So Yes. by this month, this year, you will be close nearby 8 CR as a minimum. You can say that. Yes, obviously. है ना? Absolutely. So 8 to 10, you are in between. You can qualify for up to 2 CR of the CGTMSE by upfront. You have to just to ensure of 2 things, that your CIBIL score is decent, their CMR rating 0 to 4 in between, and thirdly, your capital is adequate for the like a 25% of the total book value. 25. That will be checked by the CA. Matlab like you can correct with the CA what is that capital is adequate as per the number of the balance sheet, as the amount of the balance sheet, right? And you can check your CIBIL by the help of CIBIL.com also. You can extract free CIBIL from there. You can check your CIBIL score. If the 3 things are parameters are qualified, definitely you are qualified the CGTMSE loan up to 2 CR. It is an unsecured loan, and the rate of interest would be vary to between 9 to 11 in between. 9 to 11%.
And so, Yeah. if suppose if we have taken any loan in a sister concern company, then yeah, 10 year. You are looking for a sister concern. Sorry, you are looking for a sister concern company, or you are looking for this company and you are taken already avail for sister concern company. I've already availed loan in a sister concern company. Okay, and not an issue, sir. Sorry, not an issue, because the credit which you are seeking for this particular, this is the for this company only. This is it is like a working capital. So it is a basis on the company to company. It is it is not as an individual loan. It is a basis on the company. Okay. Okay, sir. P, can you just help me out with your contact details? So I can go ahead for the CGTMSC. So definitely you get the link and you can sharing your details. We can approach you. निर्मल जी, आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी. Yes, please. जयंती जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर, इनका क्वेश्चन है हाउ टू गेट उद्यम सर्टिफिकेट, हाउ टू गेट जेम रजिस्ट्रेशन. Just a minute, sir. Hello. Hello. श्याम सुंदर जी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. Is it am I audible, ma'am? Yes. Okay. सर, रणवीर जी का क्वेश्चन है बैंक चार्जेस ऑन मुद्रा लोन ऑन आउटस्टैंडिंग और सिंट्रेटेड अमाउंट एवरी ईयर. सर मैं बात करा देती हूँ. रणवीर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. Sir, good evening. My question is, Good evening, I had taken one Mudra loan for 10 lakhs. Okay. And I had availed only 5 lakhs. Right. So on the 10 lakhs, the bank is charging me 1% or something, around 11,000 rupees every year. So it should be on the outstanding amount or the sanctioned amount every year they'll keep on charging? The outstanding amount, sir. So, it is not it is not on the basis of the sanction amount which you are availed. Only on that loan you are liable to pay any fees or any processing fees or annual maintenance, any charges. So how do I now go with the bank for a refund of the extra charges that they've called on? So you can see, you have to meet the branch head for this. This is something which is there's a clerical error in their side. Definitely it is a clerical error. This is by they can correct by their system. Sir, I approached the branch manager, but he said no, this is going to be charged every year. So can I get some yes, sir, this is it is like very you are correctly saying at your part. That's just to ask you into return. You are asking for that. You are good to go, like what you are saying. I just need it in writing. If you are asking for in writing, they definitely telling you, okay, we will see something. Okay, thank you very much. And the second part is, since I had availed only half the loan, yes, is the balance portion still open for me to take the disbursement? Definitely, sir. Okay. Just you have to polite and asking for a rest amount that okay, you am okay to give giving you the full amount interest and the annual maintenance charges, but you giving the whole limit. But so after 2 years, it will not lapse. No, it will not lapse. It is like they can do they ask for documentation again, but they can provide you definitely loan. This is not suddenly linked with the
what you are approved. They want to another documentation of like a banking and an ITR supposed to be and other things also. But they can provide you the at most the what will 25 lakh rupees if they are able to any matlab like a loan, they definitely provide. Thank you very much. Thanks sir. सर लास्ट 2 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. रामदास जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्कीम फॉर एजुकेशनल ट्रस्ट सर्विस सेक्टर अंडर MSME? See, as a trust, मैं अगर बोलूं तो बहुत ही कम MSME का ऐसा कोई वो नहीं है कि ट्रस्ट के लिए MSME सेक्टर में क्वालिफाई होता है, बिकॉज ट्रस्ट इज अ डिफरेंट, उसका एक पर्पस और रीजनिंग अलग होती है, तो वो MSME में नहीं आती. MSME इज सर्टनली एज ए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. ट्रस्ट का जो मीडियम है वो बहुत अलग हो जाता है. अगर आपने ट्रस्ट भी बना के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो वो MSME में क्वालिफाई करके आप अगर देखना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक्साइटिंग बिजनेस में कितना परसेंटेज लोन सैंक्शन करते हैं? सर Q&A में एक क्वेश्चन है लास्ट, तो शायद सबसे लास्ट में तो नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, नहीं ये जेम रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हो, किसका कह रहे हो आप? नहीं सर, मैं स्टैंड अप इंडिया में जो क्वेश्चन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक्साइटिंग बिजनेस में कितना परसेंटेज लोन सैंक्शन करता है? ये अप टू मैक्सिमम 1 CR तक का स्टैंड अप में लोन होता है. बट आप समझना इसका क्या पॉसिबिलिटीज कैसे है. आप ऐसा नहीं है कि 1 CR का तो आप 1 CR अवेल कर सकते हो. इसमें क्या है, आपको जो बिजनेस की एक इसमें DPR देनी पड़ती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है. उसके अंदर बैंक जब आप वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे रहे हो तो आप उसमें अपने जस्टिफाइड करते हो कि जो मैं फंड कितना ले रहा हूँ उसको मैं कैसे कैसे यूज करूंगा और मेरे को क्या है. अब मान लीजिए कोई बुटीक का काम करना चाह रहा है स्टैंड अप लोन के अंदर, कोई लेडी है बुटीक खोलना चाह रही है, तो वो 1 करोड़ रुपए का ऐसा क्या करेगी, वो जस्टिफाइड ही नहीं कर पाएगी कि मैं 1 करोड़ का क्या कर रही हूँ. तो अगर 10 लाख भी डाल रही हूँ तो 10 लाख में कितनी इन्वेंट्री रखेगी, कितना उसको रॉ मटेरियल पे रखना है, कितना उसको फिनिश गुड में रखना है, कितने कस्टमर आएंगे, उससे पहले क्या कर रही थी. तो ये स्टैंड अप लोन थोड़ा ट्रिकी लोन है. इसमें ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपके जो आप जब अप्रोच कर रहे हो बैंक को तो आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए. आप जितने के लिए भी फंड मांग रहे हो, अगर आपने 25 लाख रुपए का आपके दिमाग में है कि मैं 25 लाख करूंगा, 35 लाख का प्रपोज करो और समवेयर वो आपका डाउन द लाइन 25 में कर देगा, बिकॉज आपके स्टैट सारे मेंटेन होते हैं. लेकिन आपका अगर आपका जो बिजनेस आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो दे दी आपने 50 लाख रुपए की और आपके बिजनेस जो स्केलेबिलिटी आपने दिखाई वो 10 लाख की भी नहीं है, तो वो प्रेजेंटेशन बहुत वीक चली जाएगी. हो सकता है वो आपका केस ही रिजेक्ट कर दे कि ये सारी इसने जो रिपोर्ट बना के दी है फिशी दी है और सारी बोकस बना के दी है. तो आपकी जो प्रेजेंटेशन आप जो बोलना चाह रहे हो और जो स्केलेबिलिटी दिखाना चाह रहे हो अपने बिजनेस की, वो दोनों पहले मैच करना चाहिए. 5-10% का जो बफर है वो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा बफर आप लेके जाओगे बैंक को प्रपोज करोगे तो बैंक वाले सीधा आपका जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप 1 CR तक का ये एटमोस्ट है, आप लेके दोबारा रिवाइव भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच आपको थोड़ा वाइजली करना पड़ेगा बैंक को कि मेरा ये जस्टिफिकेशन है, ये पर्पस है और मेरे को इतना तक चाहिए. जस्ट अ मिनट सर. दिनेश जी का क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू क्लोज द लोन बट बैंक आर आस्किंग फॉर 4th क्लोज चार्जेस which is very high, in that case what to do? बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ये काफी लोगों का पेन एरिया है कि फोरक्लोजर जो है वो बहुत ज्यादा आता है. तो मैं आपको बताता हूँ, जो MSME में रजिस्टर्ड है, अगर आपका उद्यम आधार है तो कोई भी बैंक आपको कोई भी किसी तरह के फोरक्लोजर चार्जेस इशू नहीं लगा सकता है. ये आप जाके बैंक को बता सकते हो कि मैं MSME में क्वालिफाई करता हूँ. और एक आपको अगर गूगल करोगे तो बैंक ओम्बड्समैन आप डालोगे आ जाएगा, जो लोकनायक ऐसे करके होते हैं आपका, उसमें आप डालोगे ओम्बड्समैन, बैंक ओम्बड्समैन. और उससे पहले भी एक होते हैं, हर बैंक एक नोडल ऑफिसर होता है. जिस स्टेट के आप हो, आप उस स्टेट का आप बैंक का नाम डालोगे और नोडल ऑफिसर डालोगे तो नोडल ऑफिसर आ जाएगा. आप नोडल ऑफिसर को CC में रख के ये मेल मार्क कर देना कि आप मेरे को फोरक्लोजर लगा रहे हो जबकि मेरे पास उद्यम आधार है. ये आपके इसके ऊपर ही सीधा नोडल ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आप इसमें फोरक्लोजर जो है इसको वेवर करो. तो जो फोरक्लोजर होगा वो प्रॉपर आपका 0 हो जाएगा, आपको कोई भी फोरक्लोजर किसी भी तरीके का नहीं लगेगा. ओके सर, मैं सभी पार्टिसिपेंट से बोलना चाहूंगी कि आई होप हम सभी के क्वेश्चंस को कवर कर पाए हों. और थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. काफी अच्छा वेबिनार रहा. सबके नहीं, बिल्कुल
हमें अभी तक मेल आ रहे हैं सभी के कि वेबिनार सेशन बहुत अच्छा रहा आज का। थैंक्स मैम, तो थैंक्स थैंक यू सो मच सर। थैंक्स मैम, आई प्लेजर होप मैम। कि हम जल्दी से फिर से आपके साथ एक वेबिनार और रखें। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया आज के लिए। बहुत थैंक यू बहुत मैम, थैंक्स सबके लिए, थैंक्स अभी तक जिनके रहे, प्लीज थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।